हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। तो बेटा हम अपना थर्ड चैप्टर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो आज स्टार्ट कर रहे हैं। और इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उनकी कंडक्टिविटी किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो सारा हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाया है बेटा, क्योंकि हमें सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है, तो इसको आपको जरूर देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हमारे थर्ड चैप्टर पर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहली बात आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो स्टडी करती है इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बीच के इंटरेक्शन को। ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन होने के कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही हो या प्रोड्यूस हो रही हो। तो electrochemistry, it is a branch of chemistry which deals with the interaction between the electricity and chemical reaction and vice versa. तो जो हमारा सबसे पहली चीज है, एक एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ये एक हमारा सेल है, इसके अंदर जिंक जो है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स कॉपर, और कॉपर से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स जिंक इलेक्ट्रोड। तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। अब ये चीजें हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको डिस्कस करवा देते हैं, आपको रिवाइज करवा देते हैं। सबसे पहली बात ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्योंकि हमने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसके अंदर कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करे, लूज कर दे। जैसे यहाँ जिंक जो था, इसका ऑक्सीजन स्टेट 0 है। क्यों है? क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में, यानी एलिमेंटल स्टेट मतलब जिस फॉर्म में वो पाया जाता है, अगर उसी फॉर्म में वो है तो वो एलिमेंटल स्टेट कहलाती है। और एलिमेंटल स्टेट में जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, यानी जो नेट चार्ज होता है, दैट इज 0। अब यहां से वो Zn2+ में कन्वर्ट हो गया, यानी अब उसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया, +2 का। तो यानी इसका क्या हुआ है, यहां से ऑक्सीडेशन। यहां पे H+ था, यानी उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा था, अब वो H2 में कन्वर्ट हो गया, अपनी एलिमेंटल स्टेट में आ गया, तो इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा, 0। अब इसने क्या चेंज किया यहां से यहां तक, कि इसने गेन किए हैं इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। जिंक का तो ऑक्सीडेशन हुआ, और हाइड्रोजन का क्या हुआ है, रिडक्शन। तो अब इसमें एक जैसे चीज आती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो है जो क्या करता है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लूज करवाता है। तो यहां पे हाइड्रोजन क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाता है या दूसरे का रिडक्शन करवाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे जिंक जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और हाइड्रोजन जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एक और आपका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रॉन डोनर को हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, और इलेक्ट्रॉन गेनर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेनर को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका पहले भी क्लियर होगा, एक बार मैंने आपको फिर रिवाइज करवाया है। अब हमारे दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल रिएक्शन होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, यानी एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जितने भी हमारे सेल है, वोल्टिक सेल है या डैनियल सेल है, जो हमारे घर में इन्वर्टर की बैटरी है, जो हमारे मोबाइल्स में फोन के अंदर जो बैटरी यूज होती है, दिस आर ऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और उससे केमिकल रिएक्शन होता है, यानी वहां पे रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो दोनों उल्टे हैं, एक में रेडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और एक में इलेक्ट्रिसिटी से रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो ये हमारे दो टाइप के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये एक आपका वोल्टिक सेल है जिसमें केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, और ये आपका एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें हम करंट पास कर रहे हैं और उसके कारण आपका रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक एग्जांपल है यहाँ पे कि इसमें क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है जब हम उसमें करंट पास करते हैं एक्सटर्नल सोर्स से। तो जो हमारी रिफाइनिंग है मेटल की, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, किसी मेटल पे दूसरी मेटल की लेयर चढ़ाना, वो सारी चीजें जो आती हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में आती हैं।
ये हमारा वोल्टिक सेल है जिसमें केमिकल रिएक्शन होने से प्रोड्यूस कर रही है इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा ड्राई सेल है जो हम घरों में अपने टॉर्च वगैरह में यूज करते हैं, लेड स्टोरेज सेल है, जो आपके मोबाइल की बैटरी है, दीज आर ऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये आपको एक और एग्जांपल दिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जबकि यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब हम करंट पास कर रहे हैं तो उससे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। जब हम करंट पास करेंगे तो जो भी इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे चाहे NaCl है चाहे वाटर है, वो क्या होगा, डिसोशिएट हो जाएगा, टूट जाएगा और उनसे उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगा। कोई एनोड पे जाकर डिपॉजिट होगा, कोई कैथोड पे। ना जब हम कोई भी सेल का रिएक्शन शो करते हैं कि उसमें क्या केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो एक तो हम एनोड, सॉल्ट ब्रिज और कैथोड। हमने एक पीछे 11th क्लास में पढ़ा था लोन। लेफ्ट साइड में हमेशा हम एनोड लेते हैं, उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है। ये नोटेशन किसके लिए है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात हम कर रहे हैं। एनोड पहले लिखेंगे, उसमें क्या रिएक्शन हुआ उसको हम सिंबल डॉट से दिखाएंगे। उसके बाद बीच में हम सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे, एक सिंबल लगाएंगे और उसके बाद हम लिखेंगे कैथोड को। सॉल्ट ब्रिज के लिए हम जो लगाते हैं दो बिल्कुल पैरेलल लाइंस जो है वो शो करते हैं सॉल्ट ब्रिज के लिए। ये एक हमारा जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसके अंदर क्या हो रहा है, एक में हमने जिंक की रॉड लगा रखी है, एक में हमने कॉपर की रॉड लगा रखी है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन होता है Zn2+ में, कॉपर का रिडक्शन होता है CO में। तो हम जब इसको शो करेंगे कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, इसको हम कहते हैं सेल नोटेशन। जिंक जो था सॉलिड स्टेट में वो कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में। ये प्रोसेस कहां हो रही है, एनोड पे। बीच में हमने दो पैरेलल लाइंस लगाई हैं दैट शो सॉल्ट ब्रिज, और फिर कॉपर जो है वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स और वो कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में। ये प्रोसेस कहां हो रही है, कैथोड पे। तो हमने यहां पे इसको रिप्रेजेंट किया है। जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज बेसिकली क्या करता है, दोनों सेल्स को कनेक्ट करता है। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने में रोकता है। और तीसरा, वो सेल को न्यूट्रल बना के रखता है। यानी अगर मान लो एनोड पे जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए तो वो क्या होगा, सेल आगे काम करना बंद कर देगा। तो वो इलेक्ट्रिक न्यूट्रल बनाने का काम भी जो है ये हमारा सॉल्ट ब्रिज करता है। और इसके अंदर हम बेसिकली जो यूज करते हैं दैट इज अगर जिसमें हम जिलेटिन जो है विद KCl या KNO3, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हम उसके अंदर फिल करते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप ग्लास ट्यूब है जो दोनों सेल को कनेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन भी आ सकते हैं और ये हम ऑलरेडी 11th में भी पढ़ चुके हैं। ये जो है उसी सेल को हमने वापस एक बार रिप्रेजेंट किया है विद रेफरेंस टू HCl। हमने जो भी, जैसे किसी की भी अगर हमें मान लो वैल्यू निकालनी है कि जिनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी या उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, तो हमने सारी किससे निकाली है, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन को हमने क्या माना है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड। यानी हाइड्रोजन की हमने वैल्यू 0 मान के उससे कंपेयर किया उस एलिमेंट को कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है या इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है। तो यहां पे हमने देखो 1m HCl लिया है, प्लेटिनियम की इलेक्ट्रोड लिया है और इसमें हाइड्रोजन गैस फिल की है एट 1 एटमॉस्फेयर, और 1m HCl का हमने यहां सॉल्यूशन लिया है। तो जब भी इसमें जो भी डिफ्लेक्शन शो होगा वोल्टमीटर में, दैट शोज कि वो जिनकी क्या है, E0 की वैल्यू है, क्योंकि हाइड्रोजन की वैल्यू तो 0 है। तो जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाते हैं तो उसके अंदर हमने क्या लिया, रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से लिया है। तो जो हमारे मेटल्स हैं उनकी वैल्यू 0 में से कम आएगी, यानी माइनस में आएगी, क्योंकि उनका तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, उनके तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता ज्यादा है। तो वहां पे जब हमारे नॉन मेटल्स की बात आएगी तो नॉन मेटल्स की वैल्यू ज्यादा आएगी 0 से, क्योंकि नॉन मेटल्स की टेंडेंसी रिडक्शन करने की ज्यादा होती है, यानी गेन करने की ज्यादा होती है। अब जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज किया है, जब उसमें कोई रिएक्शन हुआ है, तो हमें उसमें कुछ चीजें निकालनी पड़ती हैं कि उसका वोल्टेज कितना है, उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितनी है, उसका सेल का पोटेंशियल कितना है। तो ये E0 सेल जो है दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और वो कैसे निकालेंगे, जो आपका ऑक्सीडेशन हुआ है उसका पोटेंशियल प्लस में जो रिडक्शन हो रहा है उसका पोटेंशियल, और इसकी जो यूनिट है दैट इज वोल्ट, और 1 वोल्ट जो है वो होता है जूल्स पर कॉलम। तो ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसको हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज किया है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है कि जब हम एक प्लेटिनियम की वायर डिप कर दें 1m HCl के सॉल्यूशन में और उसमें हाइड्रोजन गैस पास कर दें एट 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन को ही क्यों यूज किया,
हाइड्रोजन को इसीलिए यूज किया है कि हाइड्रोजन की दोनों तरह की क्षमता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है। तो हमने उसको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज किया है और हमने जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन सब की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज निकाली हैं और उससे हमने क्या बनाई है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम ये बता सकते हैं कि किसकी ऑक्सीडेशन की क्षमता ज्यादा है, किसकी रिडक्शन पोटेंशियल की क्षमता ज्यादा है। दूसरा हम ये बता सकते हैं कि सेल वर्क करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए हम जो फॉर्मूला लगाते हैं दैट इज ई कैथोड माइनस में ई एनोड। जो आपने कैथोड पे इलेक्ट्रोड लिया है उसकी वैल्यू और जो आपने एनोड पे लिया है उसकी वैल्यू। एनोड पे किसको लेंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो, यानी जिसकी ई नॉट की वैल्यू माइनस में हो या कम हो। उसके बाद ये एक हमारा जैसे कॉपर सेल, हमने पीछे जिन का देखा था, जिन को हमने कहां लिया था, एनोड पे। लेकिन अगर मान लो उसकी क्षमता हाइड्रोजन की कंपैरिजन में रिडक्शन पोटेंशियल की ज्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन को हमने यहां क्या लिया था कि उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की क्षमता ज्यादा थी और जिन की ऑक्सीडेशन की। यहां पे क्या है, कॉपर है। कॉपर एक मेटल है लेकिन फिर भी इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की क्षमता हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इसलिए हमने इसको यहां पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में लिया है और हाइड्रोजन को लिया है एनोड। तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी कॉपर की आएगी और वो प्लस में आएगी। हम यहां बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, रिडक्शन पोटेंशियल, उसके गेन करने की क्षमता। तो मेटल के गेन करने की क्षमता क्योंकि कम होती है तो वैल्यू माइनस में आती है। अब कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा, तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे ई नॉट सेल से। और ई नॉट सेल क्या है, ई कैथोड माइनस में ई एनोड। अगर इसकी वैल्यू प्लस में आ रही है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, इसकी वैल्यू माइनस में आ रही है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस में है। तो हम ये देखेंगे कि कौन सा रिएक्शन है नहीं, या कौन सा रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। तो रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस जब होगा जब आपके ई नॉट की वैल्यू प्लस में होगी, और ई नॉट क्या है, ई कैथोड माइनस में ई एनोड। तो जैसे हमने उसकी वैल्यू निकाली, उसके बाद मान लो हमें गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी, यानी उसके अंदर कितनी मैक्सिमम वर्क वो कर सकता है, तो वो हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी से, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी जो होता है दैट इज माइनस एन एफ ई सेल। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है, चाहे ऑक्सीडेशन ने लूज किए हैं चाहे रिडक्शन ने गेन किए, कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, दोनों में से एक किसी की भी वैल्यू आप ले सकते हो एन के अंदर। एफ क्या है, एक फैराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 96485, ठीक है। और ई सेल क्या है जो हमने निकाला था, ई कैथोड माइनस में ई एनोड। तो वो हमारे जो हम वैल्यू निकालेंगे ई सेल के अंदर, ई सेल जो है एक नर्स ने इक्वेशन दी थी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन, ठीक है, इनटू में लॉग ऑक्सीडेशन डिवाइडेड बाय रिडक्शन, उनकी कंसंट्रेशन, ठीक है। तो उस तरह से हम ई सेल निकाल के यहां पे इसको यूज कर सकते हैं गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए, यानी उसमें कितनी मैक्सिमम एनर्जी है जो यूजफुल वर्क के रूप में यूज हो सकती है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इसके बाद कई बार क्या होता है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है या कंटिन्यू चल रहा होता है तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन पे आपने जो इलेक्ट्रॉन रखा है और जो आपने रिडक्शन पे रखा है उनकी कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, के, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो उसके लिए हम जब उसको सॉल्व आउट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला जो आता है दैट इज 0.0592 बाय एन लॉग के। यहां पे ध्यान रखना ई नॉट सेल है, क्योंकि ईएमएफ आपका क्या हो जाएगा उस टाइम पे 0, क्योंकि कंसंट्रेशन बराबर हो गई, जो आपका एनोड पे है और जो कैथोड पे है, जब कंसंट्रेशन ही बराबर हो गई तो आपका ईएमएफ क्या हो जाएगा 0। तो वहां पे हम ई नॉट सेल 0 नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। तो ई नॉट सेल की वैल्यू जो होगी 0.0592 बाय एन लॉग के। के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए थे। ये एक लिंक दे रखा है, डेल्टा जी और ई सेल में क्या रिलेशन है, ई नॉट सेल और के में क्या रिलेशन है, और डेल्टा जी और के में क्या रिलेशन है। यानी अगर हमें डेल्टा जी पता है तो ई नॉट सेल निकाल सकते हैं, के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, के पता है तो ई नॉट सेल भी निकाल सकते हैं, डेल्टा जी भी निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूले दिए हुए उसके हिसाब से। ये हमारी जो है बैटरी है। हमारे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं उसमें जो मेन है 3 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी सेल, एक सेकेंडरी सेल और एक फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल क्या होते हैं, जिनको हमने एक बार यूज किया और उसके बाद उसको फेंक देते हैं, यानी वो रिचार्ज नहीं हो सकते। जो हमारे सेकेंडरी सेल है वो क्या है, जिनको हम वापस रिचार्ज कर सकते हैं। और तीसरा हमारे फ्यूल सेल, जो
हमारे लिए पॉल्यूशन फ्री है और जिनकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो, जिसमें हम फ्यूल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। प्राइमरी और सेकेंडरी में हम किसको यूज कर रहे हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी में हम केमिकल रिएक्शन को यूज करके इलेक्ट्रिक करंट बनवा रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी सेल जो एक बार यूज करके खत्म, जो हम जैसे घरों में बैटरी जो यूज करते हैं, जो टॉर्च वगैरह में जो सेल यूज करते हैं, रेडियो में जो सेल यूज करते हैं, वो एक बार यूज करने के बाद वो खत्म हो जाते हैं, तो वो क्या है? प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल का एक एग्जांपल है ड्राई सेल या लेक्लांचे सेल। ठीक है, अब ये एक हमारा सेल है जिसके अंदर आप देखोगे बीच के अंदर जो है वो हमारे कार्बन की रॉड है, दैट इज ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन का एलोट्रॉप है, उसको हम कहां लेंगे? कैथोड पे। जो पूरा ये आपकी जो बॉडी है सेल की, वो किससे बनी होती है? जिंक से। और जिंक जो यूज होगा वो एनोड पे यूज होगा, क्योंकि जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है। यहां पे हमने MnO2 यूज किया है एज ए इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जब भी आपका रिएक्शन आएगा, मान लो आपका आता है ड्राई सेल की वर्किंग लिखो, तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है? एनोड पे क्या है लिया आपने, कैथोड पे क्या लिया आपने, इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया, उसका डायग्राम और फिर उसका केमिकल रिएक्शन, ये लिखोगे तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसमें देखो एक और चीज हमने ली है, मॉइस्ट फेस ऑफ ZnCl2 और अमोनियम क्लोराइड। ये क्यों लिया है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, जिंक जो है Zn2+ में 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक है, कैथोड पे जो ये अमोनियम के आयन है NH4+, वो MnO2 के साथ में रिएक्ट करके जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट था और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट हो जाता है Mn2O3 में। साथ में अमोनिया गैस निकलती है और वाटर निकलता है। अब देखो ये गैस है अमोनिया गैस, तो अमोनिया गैस क्या करेगी? इसको तोड़ेगी। जो हमारा चैम्बर है, जो हमारा गत्ता से बना हुआ है, ये अंदर गत्ता होता है, तो उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी और कई बार वो ब्रेक कर भी जाती है। उससे क्या हो जाता है? सेल लीक हो जाता है। तो अब उसके लिए क्या करें? रखा रखा सेल आपका लीक हो गया, तो उसके लिए हमने क्या करा है? ZnCl2 डाला है इसमें। ये जो अमोनिया है ZnCl2 के साथ में रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बन, वो जो कॉम्प्लेक्स सॉलिड स्टेट का होगा, वो अब गैस तो है नहीं, तो वो क्या करेगा? इस गत्ते को ब्रेक नहीं करेगा। तो वो ब्रेक नहीं करेगा तो लीकेज आपका नहीं होगा। तो ये दोनों जब रिएक्शन हो गए एनोड की और कैथोड की, तो इनको हम क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, जो अपोजिट चीजें हैं वो सारी कैंसिल आउट हो जाती है। तो नेट हमारा क्या आता है? जिंक प्लस में अमोनियम आयन प्लस में MnO2, जिनका ऑक्सीडेशन हुआ Zn2+ में, अमोनियम आयन चेंज हो गया अमोनिया में, जो आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचे थे वाटर में कन्वर्ट हो गए, MnO2 का रिडक्शन हो गया, इट चेंज इनटू Mn2O3। तो यहां पे ये नेट रिएक्शन भी आपने लिखना है। ठीक है, सभी चीजों का मैंने आपको सारी चीजें बता दी है कि हमने ZnCl2 क्यों लिया है, क्योंकि जो अमोनिया गैस यहां पे निकलती है वो इसको लीकेज कर सकती है। तो लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए हमने ZnCl2 लिया है। ZnCl2 उसके साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिसके कारण लीकेज रुक जाता है। ठीक है, आपका एनोड पे क्या था? जिंक। कैथोड पे क्या लिया है हमने? कार्बन की इलेक्ट्रोड। ठीक है, और जो यह इलेक्ट्रोलाइट यूज किया दैट इज MnO2। ये एक और हमारी बैटरी है दैट इज रिचार्जेबल। ठीक है, तो जो हमारे मोबाइल्स में फोन होती है या हमारे घड़ियों में यूज होती है, तो वो एक है। इसमें हमने जिंक जो है उसको लिया है एनोड पे, जो हमारा कार्बन जो है या जो स्टील है दैट इज कैथोड, और इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट जो लिया है दैट इज आपका HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो जिंक जो है, जो KOH हमने लिया है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, वो टूट जाता है K+ और OH में। जिंक के साथ ही OH रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। कैथोड पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके और जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनको लेके Hg में और OH में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये OH वापिस से जनरेट हो गया, यानी ये रिवर्स हो सकता है। तो नेट रिएक्शन क्या होगा? जिंक और HgO मिलके जिंक ऑक्साइड प्लस में मरकरी की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये एक हमारी मरकरी बैटरी है। ये हमारे इन्वर्टर की बैटरी है जो हम घरों में यूजुअली यूज करते हैं। जो हमारे घरों में बैटरी यूज करते हैं इन्वर्टर के अंदर, उसमें हम क्या लेते हैं? लेड को लेते हैं एज एनोड। ये हमारा लेड है, और लेड ऑक्साइड जो है वो यूज होती है एज ए कैथोड। ये लेड ऑक्साइड है। यहां पे हम H2SO4 डाइल्यूट वो लेते हैं एज ए इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो बेसिकली इसमें रिएक्शन क्या होता है, हम इसमें आपको पता होगा पानी भी डालते रहते हैं, तो वो पानी की डालने की बार बार जरूरत क्यों पड़ती है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले एनोड के ऊपर लेड और H2SO4 टूट जाता है 2H+ में और सल्फेट में।
तो लेड सल्फेट के साथ रिएक्ट करके PbSO4 बनाती है और लेड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर जाता है। कैथोड के ऊपर जो आपकी लेड ऑक्साइड है, वो जो H2SO4 से H+ निकले थे वो, और जो कुछ सल्फेट और बच गए उनके साथ, और 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां निकले थे उनको लेके चेंज हो जाता है लेड सल्फेट में प्लस में वाटर में। अब आपके जो कॉमन टर्म्स है वो कट जाएंगे, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, ठीक है। आपके सल्फेट दोनों एक साइड में है तो कंबाइन हो गए, तो आपका नेट रिएक्शन क्या हुआ, लेड प्लस में लेड ऑक्साइड गिव राइज टू 4H+ प्लस में 2 सल्फेट आयन गिव राइज टू 2 PbSO4। एक PbSO4 ये है और एक PbSO4 ये है, और वाटर। तो ये हमारा एक नेट रिएक्शन हो गया। अब ये तो हो गया जब हम इसको यूज कर रहे हैं। जब हम इसको रिचार्ज करते हैं तो यही रिएक्शन आपके उल्टे हो जाएंगे। एनोड पे आप क्या लिखोगे, PbSO4 प्लस में 2 गिव राइज टू Pb प्लस सल्फेट। इसी तरह से कैथोड पे क्या होगा, PbSO4 प्लस वाटर गिव राइज टू PbO2 4H+ प्लस में सल्फेट प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। तो वापिस से आपके पास में वही चीज आ जाएगी, लेड आ जाएगी, लेड ऑक्साइड आ जाएगी, तो फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। अब एक बात आती है कि इसमें हमें पानी बार बार क्यों डालना पड़ता है। देखो, जब हम इसको यूज करते हैं तो हीटअप होता है, गर्म होता है। गर्म होने से क्या होता है, पानी एवोपरेट हो जाता है। अब H2SO4 क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, तो वो फिर क्या करेगा, लेड इसके साथ रिएक्ट करेगा, उसको खराब करेगा, बैटरी हमारी खराब जल्दी होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें पानी बार बार डालना पड़ता है, जिससे कि जो आपका H2SO4 है वो डाइल्यूट ही रहे। ठीक है, क्लियर है। पानी क्यों डालना पड़ता है, क्योंकि जब हम इसको यूज करते हैं तो ये बैटरी गर्म होती है, और गर्म होती है तो पानी क्या हो जाएगा, एवोपरेट। तो इसीलिए हमें बार बार इसमें पानी चार्ज करना पड़ता है। अब जैसे एक तो हमने पढ़ ली बैटरी, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल, एक होता है हमारा फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है, जो फ्यूल एनर्जी को कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और फ्यूल सेल जो है वो बेटर है एज कंपेयर टू बैटरी। कैसे, एक तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। फ्यूल सेल हमें ज्यादा एनर्जी देता है एज कंपेयर टू हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स। दूसरा, फ्यूल सेल जो है वो पॉल्यूशन फ्री है, इसमें पॉल्यूशन नहीं होता। जबकि जो हमारी प्राइमरी सेल है या सेकेंडरी सेल है उसमें लेड यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, या कार्बन के पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें वेस्ट मटेरियल के रूप में बच जाती है जो पॉल्यूशन क्रिएट कर सकती है। लेकिन फ्यूल सेल एक तो एफिशिएंसी ज्यादा है और एक पॉल्यूशन फ्री है, तो ये जो हमारे लिए ज्यादा बेटर है। लेकिन फिर यूज क्यों नहीं करते, बेसिकली क्या है, फ्यूल सेल में जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत लार्ज अमाउंट में होती है, तो उसको हम इतना कंट्रोल्ड वे में यूज नहीं कर पाते। तो इसीलिए जो हमारे रॉकेट प्रोपेलेंट्स वगैरह होती है वहां पे ही हम लार्ज स्केल में फ्यूल सेल को यूज करते हैं। अब आते हैं फ्यूल सेल के ऊपर। ये एक हमारा फ्यूल सेल है, यहां पे हमने हाइड्रोजन को यूज किया है एनोड के रूप में, कैथोड पे हमने यूज किया है ऑक्सीजन गैस को, और KOH जो है वो यूज किया है एज ए इलेक्ट्रोलाइट। रिएक्शन क्या होता है, एनोड पे जो हाइड्रोजन के आयंस हैं, KOH टूट जाता है OH आयन के अंदर, उसके OH को लेके कन्वर्ट हो जाता है वाटर में और 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, यानी हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। कैथोड जो है उसका रिडक्शन हो जाता है, इस O2 के साथ में हाइड्रोजन जुड़ जाता है और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है, देन इट कन्वर्ट इनटू 4OH-। जो अपोजिट साइड में कॉमन आयन है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट कैंसिल आउट हो गए, 4OH से 4OH कैंसिल आउट हो गए, इधर क्या बचा 2H2 प्लस में O2, ये इधर जो है आपका 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बचे, क्योंकि यहाँ 4 थे यहाँ 2 थे, 2 कैंसिल आउट हो गए। तो नेट रिएक्शन हमारा फ्यूल सेल में क्या हुआ बेटा, 2H2 प्लस में O2 गिव राइज टू वाटर। तो ये हमारा फ्यूल सेल है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। बहुत धीरे धीरे पढ़ना, क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीजें ऐसे नहीं है जो हम स्किप कर सके, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा, सबसे पहले तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 तरह के हमने सेल पढ़े, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि सेल भी जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड फ्यूल सेल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में हमने पढ़ा कि हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई वो कैसे बनाई, तो आपके उसमें डेफिनेशन भी आ सकती है, व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन को ही यूज क्यों किया, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब हम बना रहे हैं तो उसमें प्लेटिनियम को क्यों यूज किया। तो प्लेटिनियम मेटल को इसलिए यूज किया है कि प्लेटिनियम नॉन रिएक्टिव है, वो जल्दी से रिएक्ट नहीं होती। और कोई मेटल ले लेते उसकी जगह प्लेटिनियम की जगह तो रिएक्ट करती। और मेटल को लेना क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक गैस है, और अगर आपको सेल के रूप में उसको कनेक्ट करना है तो कोई ना कोई मेटल चाहिए, गैस को तो हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते,
तो इसीलिए हमने उसके अंदर प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड को यूज किया है। प्लेटिनियम के साथ में और भी हम किसी ऐसे नॉन रिएक्टिव को हम यूज कर सकते हैं जो रिएक्ट ना करती हो, ठीक है। तो ये चीजें हमने बेटा पढ़ी हैं, आपको उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके या टेलीफोनिकली या क्लास में आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट। पर बेटा इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आपको एक बार समझ में नहीं आया इसको बाद 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपके बिल्कुल कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।